बरसात की वो शाम गांव पर किसी अनजाने शोक की तरह उतर आई थी। आसमान में काले बादल इतने नीचे झुके थे मानो धरती को छू लेना चाहते हो। हवा में सीलन थी और पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना आधा टूटा मकान था, चौधरी परिवार का घर। कभी हंसी और त्योहारों की आवाजों से भरा रहने वाला ये घर अब अजीब खामोशी में डूबा रहता था। उस घर में रहती थी नंदिनी। आज रक्षाबंधन था, लेकिन इस घर में पिछले 2 सालों से रक्षाबंधन नहीं मनाया गया था। 2 साल पहले इसी दिन नंदिनी का बड़ा भाई आरव एक सड़क हादसे में मर गया था। कम से कम सबको यही बात बताया गया था। नंदिनी कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने थाली सजी हुई थी, राखी, रोली, चावल, दीपक और मिठाई। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब जिद थी। भैया आएंगे, उसने खुद से कहा। गांव वाले उसे पागल समझते थे। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, अब वो अकेली थी। लोग कहते थे दुख ने उसका दिमाग हिला दिया है। लेकिन नंदिनी को यकीन था। हर साल रक्षाबंधन की रात ठीक 12 बजे उसके कमरे की खिड़की पर 3 बार दस्तक होती थी, ठक ठक ठक। और जब वो खिड़की खोलती थी तो बाहर कोई नहीं होता था, सिर्फ हवा और ठंड, बहुत ठंड। उस साल का रक्षाबंधन की रात भी घड़ी ने 12 बजाए। हवा अचानक रुक गई, दीपक की लौ सीधी हो गई और फिर ठक ठक ठक। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी और बोला, भैया। उसकी आवाज़ कांपी। उसने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन इस बार हवा के साथ कुछ और भी आया था। एक गंध, गीली मिट्टी और सड़न की। पीछे कमरे में दीपक की लौ कांपी और दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन पूरी नहीं। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक युवक, भीगा हुआ, सफेद शर्ट जिस पर काले धब्बे थे, चेहरा आधा सही आधा जला हुआ, आंखें गहरी और खाली। लेकिन वो चेहरा पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। वो था आरव। नंदिनी का होठ सूख गए। भूत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसकी गर्दन अजीब कोण पर झुकी हुई थी, जैसे हादसे के वक्त टूटी हो। कमरे का तापमान गिर गया, दीपक बुझ गया। अब सिर्फ चांदनी थी। नंदिनी के कदम कांपे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। नंदिनी बोला, भैया आप आए हो, मुझे पता था। भूत की उंगलियां धीरे धीरे हिली। उन पर सूखा हुआ खून लगा था। नंदिनी ने कांपते हाथों से थाली उठाई। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, दर्द के। भैया, आपने वादा किया था हर साल राखी बंधवाओगे। भूत ने अपना दायां हाथ उठाया। वो हाथ पूरी तरह सही नहीं था। हड्डियां थोड़ी बाहर झांक रही थीं, त्वचा फटी हुई, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया। नंदिनी उसके पास गई। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसे ठंड ने घेर लिया, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। उसने रोली लगाई, लेकिन रोली उसके माथे पर नहीं टिक पाई, त्वचा पर फिसल गई। उसने राखी उठाई। आप जहां भी हो, मैं आपकी बहन हूं। उसने राखी उसकी कलाई पर बांध दी। जैसे ही धागा उसकी कलाई से छुआ, कमरे में तेज चीख गूंजी। दीवारें कांप उठी, खिड़की अपने आप बंद हो गई और भूत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में दर्द उभरा, फिर शांति। भूत ने पहली बार बोला। उसकी आवाज हवा में घुलती हुई आई, मैं हादसे में नहीं मरा था। नंदिनी जड़ हो गई। मुझे खाई में धक्का दिया गया था। नंदिनी की आंखों के सामने दृश्य उभरे। सड़क किनारे दोनों के बीच बहस, 2 परछाइयां, धक्का देना, गिरना और नीचे गहरी खाई। जमीन, हमारे घर की जमीन। नंदिनी समझ गई,
चाचा, जिन्होंने हादसे के बाद सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। बहुत ने बोला, मुझे न्याय और मुक्ति चाहिए। भूत की आवाज कमजोर हो रही थी। राखी का धागा हल्का चमकने लगा। कमरे की ठंड कम होने लगी। अगली सुबह गांव में खबर फैली। चौधरी साहब, जो नंदिनी के चाचा थे, वो अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर डर जमी हुई थी। दीवार पर उंगलियों के निशान थे और खिड़की पर राखी का लाल धागा बंधा हुआ था। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पुलिस को बयान दिया। उन्हें रात में किसी से बात करते सुना था। गांव वालों ने इसे संयोग कहा, लेकिन उस रात के बाद 12 बजे दस्तक बंद हो गई। अगले रक्षाबंधन पर नंदिनी फिर उसी कमरे में बैठी थी। थाली सजी थी, लेकिन इस बार खिड़की पर कोई दस्तक नहीं हुई। कमरे में हल्की हवा चली और एक क्षण के लिए दीवार पर दो परछाइयां उभरी। एक बहन, एक भाई। फिर दोनों एक हो गए। अचानक आरब गायब हो गया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, शांति के। राखी का धागा कभी कभी खून से भी गहरा होता है और कभी कभी मौत से भी मजबूत।